बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम कनाडा टीवी के साथ मैं हूं इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद और आप देख रहे हैं रीबिल्ड नेशन। आजकल एक पेंडेमिक फैला हुआ है, कोविड-19 की सूरत हाल है दुनिया भर में और हर कोई ज़्यादातर लोग जो हैं वो सेहत के मसाइल से दो चार हैं। हर तरफ कोविड-19 की सिचुएशन, लेकिन अगर हम आम ज़िंदगी की बात करते हैं तो आम ज़िंदगी में भी सेहत से रिलेटेड बहुत सारे मामलात हैं जिनके लिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और बहुत सारे लोगों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। न्यूट्रिशन जो है वो उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत की जो हम बात करते हैं, जिसको हम अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो हम लोगों को बचपन से बैलेंस डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया गया, बताया गया, लेकिन क्या हम उनको अपनी नॉर्मल लाइफ में फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। हमने सोचा कि इस हवाले से एक प्रोग्राम किया जाए और आज इस हवाले से हमने अपने मेहमान जो हैं डॉक्टर सुहेब खान को मदऊ किया है कि हम न्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत के ऊपर बात करें। सो ही इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड आज हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशन, ये हमने पढ़ा तो था बैलेंस डाइट कि हाँ जी, एक वीक में जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर फ़िश भी होनी चाहिए, वाइट मीट भी होना चाहिए, अंडा भी होना चाहिए, एग होना चाहिए, फ्रूट होना चाहिए, सब्ज़ी होनी चाहिए, गोश्त भी होना चाहिए। तो लेकिन बस वो शायद एक क्लास पास करने के बाद वो बात जो है वो कहीं ख़त्म हो गई थी। न्यूट्रिशन जो है ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है? नोमान साहब, ये बिल्कुल अभी शुरू में आपने ज़िक्र किया न्यूट्रिशन के हवाले से कि सिर्फ हमने पढ़ा था, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और स्पेशली जो आजकल के हालात चल रहे हैं, कोविड का जो मसला चल रहा है, तो इसमें हम लोग जितने भी हमारी डॉक्टर हैं उनसे हम लोग यही सुनते हैं कि इसमें वही लोग थोड़े ज़्यादा इस चीज़ को फेस कर सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो इम्यूनिटी भी जो इंसान की स्ट्रॉन्ग होती है उसके लिए भी ग़िज़ा चाहिए होती है। बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको हम अगर अपने रोज़मर्रा की मामूल में शामिल करें तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग तो खाना खाने के मामले में बहुत फराख दिली से खाना खाते हैं और कुछ दिनों बाद उन्हें ये ख़तरात लाक हो जाते हैं कि उनको अपनी डाइट कम करनी है, उनको खाना कम। तो खाना खाने की अगर बात हो रही है तो खाना तो लोग खाते हैं। लोग तो आजकल कराची के अंदर, अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो कराची के अंदर तो फूड का बिजनेस जो है वही सबसे ज़्यादा जोर पकड़ता है और यकीनन इसलिए कि शायद साहब यही मेन जो अवेयरनेस हमने अपनी सोसाइटी में अपने लोगों में लेके आनी है, मेन चीज़ वही है कि सिर्फ खाना नहीं है, खाते तो हम हैं लेकिन हमने खाना है न्यूट्रिशियस। हम ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें न्यूट्रिएंट मौजूद है। आपने अभी जिक्र किया कि कराची में फूड्स का, मैं खुद देख रहा हूँ कि बहुत सारे, मतलब जहाँ पे मैं देख रहा हूँ सारे लोग घरों से निकल के बाहर खाना खा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें बाहर लोग खाते हैं इसमें इनको ग़िज़ा नहीं मिलती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं इनको। तो जो चीज़ें न्यूट्रिशियस है हमने उसकी तरफ जाना चाहिए और ये हमने जाके एक न्यूट्रिशन। अच्छा, मैं अपनी नाक़िस अक़ल से अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो मेरे घर में भी कढ़ाई बन रही है और मैं एक बाहर एक होटल पे जाके भी मैं जब कढ़ाई खा रहा हूँ तो ऐसा क्या है कि जो घर के खाने में और बाज़ार के खाने में नहीं है? ऐसी क्या चीज़ है? मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा आप डिटेल में हाईलाइट करें, क्योंकि बेसिकली इस परसेप्शन का ही फ़र्क है ना। ये जो एक छोटी सोच है कि खाना तो हम घर में खा रहे हैं, घर में ही हम कढ़ाई खाते हैं, वही हम बाहर खा रहे हैं, तो इसमें क्या फ़र्क हो सकता है? सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? नोमान साहब, मेन फ़र्क जो है, जो हाइजीनिक कंडीशन होती है बाहर के खानों की, किसी भी ब्रांड का, किसी भी, हम लोग जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, अगर उनके किचन में हम लोग जाएँ तो वहाँ के जो हालात होते हैं, वहाँ पे जो वेजिटेबल, वहाँ पे जो मीट, ये चीज़ें जो यूज़ होती है वो बिल्कुल खाने लायक होती ही नहीं है। घर के खाने में फ़र्क ये है, भले ही हम कढ़ाई क्यों ना खाएं, लेकिन घर में हम लोग ताज़ा उसमें वेजिटेबल यूज़ करेंगे, सफाई करेंगे, सफाई के साथ काम करेंगे, उसमें जो ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे तो वो भी मतलब हम लोग उसका सिर्फ जस्ट वन साइकिल कंप्लीट करेंगे उस ऑयल का। बाहर के खानों में हम लोग देखते हैं कि एक बिल्कुल ये मेन रीज़न है। और ये बहुत ज़्यादा जो मसले पैदा हो रहे हैं, लोगों को कैंसर का इतना बड़ा इशू हो रहा है, इसकी बैक में जो मेन रीज़न है वो इस किस्म की घी और ऑयल का
इस्तेमाल है। हम लोग जाके समोसे पकोड़े या कोई भी चीज़ बाहर खाते हैं, वो ऑयल तकरीबन 3 4 5 मरतबा वो लोग यूज़ करके उसको फिर स्टोर करके दोबारा इस्तेमाल चूँकि हमारी एक मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस ओन करता हूँ और उसमें हमने एक ऐप बनाई है जो कि दुनिया का पहला वर्चुअल हॉस्पिटल है हेल्थ सॉल्यूशंस के नाम से, और हमने उसमें न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से भी सर्विसेज ऐड की हुई हैं, लेकिन लोगों का हमने देखा है कि उस पर इतना ज़्यादा रुझान उस तरफ नहीं है। तो जो आपने ये बात की ये वाकई बहुत बहुत गहरी बात है कि जी वो खाना हमारे घर के खाने से डिफरेंट क्यों है। ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी जो एक ख़ास बात है जो अक्सर हमें मीडिया पे सुनने को भी मिलती हैं और हम उस पर सिर्फ बैड कमेंट्स देके आगे पास ऑन कर जाते हैं, लेकिन हम उस आदत को छोड़ते नहीं हैं, उसमें ये भी है कि उसमें जो गोश्त इस्तेमाल हो रहा है वो आया वाकई अगर वो चिकन कहा जा रहा है तो चिकन है या नहीं है, वो अगर मीट जो है वो बीफ कहा जा रहा है तो बीफ है कि नहीं है, ये भी एक आजकल एक क्वेश्चन मार्क है। कुछ सालों से हमने इस तरह के वाक़यात सुने जिनको मैं कोट करना नहीं चाहूँगा। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए अगर वो सेहतमंद है, उसके साथ कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास आप क्या सजेस्ट करते हैं, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उसको न्यूट्रिशनिस्ट के पास कितने वक्त में विजिट करना चाहिए एटलीस्ट, एक एवरेज ऑन एवरेज, ताकि लोग इन चीज़ों को अगर सुने हम हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तो इस पर अमल शुरू करें? बिल्कुल नुमान साहब, अगर किसी को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है तो थ्रू इस प्लेटफॉर्म हमारे पाकिस्तान में और भी बहुत सारे जगहों पे इस इशू को उठाया गया है ताकि इसका हल निकाल सके। तो हमने बैलेंस लेना है। वो बैलेंस डाइट हम सिर्फ सुनते आ रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि बैलेंस डाइट क्या है। अब कार्ब्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, हर चीज़ इंसान ने लेनी है, हर एक इंसान की अपनी रिक्वायरमेंट्स है। तो वो एक एक्सपर्ट बंदे के पास अगर बंदा जाए तो उनसे ही वो मालूम हो सकती है। ख़ुद भी अंदर अपने इंसान ने इतनी वो अवेयरनेस लेके आनी है कि बाहर भी कोई चीज़ का है, घर पे भी कोई चीज़ का है। हर एक चीज़ पे आजकल हम लोग घर पे जब लेके आते हैं बाज़ार से तो उस पर लेबल लिखा होता है कि इसमें प्लानी न्यूट्रिएंट इतनी क्वांटिटी में। चीज़ों को समझना, वो ऐसी टेक्निकल टर्म्स लिखी होती हैं उसको एक आम आदमी को समझना वो तकरीबन नामुमकिन होता है। मैं भी अगर कहूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं जब उन चीज़ों को पढ़ता हूँ तो वो चीज़ें सर पे से गुजर जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक आम इंसान क्या करे? तो एक नॉर्मल इंसान की, नुमान साहब, जो एक नॉर्मल इंसान की रिक्वायरमेंट है जिसको कोई मसला नहीं है, उसकी तकरीबन एक दिन में, पूरे दिन में 2000 से लेके 2200 तक उसकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो ये कैलोरी रिक्वायरमेंट हमने फिर उसको बैलेंस तरीके से देने हुए थे कि इसमें कार्ब्स कितने देने हैं, प्रोटीन कितने देने हैं, ये एक डाइटिशियन ही उसको रेफ़र कर सकता है। अब लोगों को कंफ्यूज भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हम उनको ये कहें कि आपने सुबह में प्लानी चीज़ इतनी क्वांटिटी में लेनी है, आपको इतनी कैलोरीज उससे मिलेंगे, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए एक सैम्पल तरीका ये है कि लोगों में हम घर पे जितने भी हमारी व्यूवर्स हैं वो अपना ये रूटीन बना ले कि अल्लाह ने जो चीज़ें पैदा की हुई है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, हर एक ग्रुप से हम लोग पूरे दिन में अपना एक ऐसा शेड्यूल बनाएं जो बैलेंस रिक्वायर्ड है। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, हर कोई देख सकता है कि मेरी कार्ब्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना मैं दिन में खा सकता हूँ। तो उसी हिसाब से वो बाकायदा हम अपनी उम्र और कद के हिसाब से हमारा वजन कितना है उसके बाकायदा चार्ट्स। तो अगर किसी के लिए किसी डाइटिशियन के पास जाना भी मुश्किल हो रहा है तो वो खुद भी ये चीज़ें कर सकता है। तो घर पे मेनू ऐसे रखना है कि सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में वो सारी न्यूट्रिएंट इसके बॉडी को मिल सके, और ये सारी न्यूट्रिएंट इसके बॉडी को मिल सकेंगे तो इसको तो जो प्रेजेंट टाइम है इसमें भी इंशाल्लाह इसकी एक आइडियल फिजिक और इंटरनली जो कंडीशन है वो रहेगी। कुछ जो पेशेंट्स का जो फीडबैक है उसके हवाले से ये पता लगा कि जो कोविड के पेशेंट्स होते हैं उनको भी एक वक्त ऐसा आता है कि उनको कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाहता। तो ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि उस वक्त तो आपको और ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके अंदर जो है वो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो फाल तरीके से वर्क करे, काम करे। तो ऐसी सूरत हाल में जब खाने को दिल नहीं चाह रहा और इम्यून सिस्टम को चलाने के लिए खाने की ज़रूरत तो है जी, बिल्कुल, तो उस वक्त उस चीज़ को भले दवा समझ के ही खाए, लेकिन खाया जाए। और वो क्या चीज़ें हैं जिनको अभी कोविड के दौरान आप रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई पेशेंट्स हैं जिनका ये सिचुएशन आ गई सामने तो क्या चीज़ें यूज़ करें? जैसे इम्यूनिटी की बात की है आपने, तो ख़ासकर इन्हीं दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है घरों में। लहसुन और अदरक, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी के लिहाज से, बिल्कुल बूस्ट कर देती है इम्यूनिटी को। तो अगर किसी को ये मसला है या इससे प्रिवेंट करना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल घर में मामूल से शुरू कर दे। लहसुन की एक पली वो दिन में या सुबह में चबाया करे, वो खाया करे।
इससे उसकी वो जो कि एक रिक्वायरमेंट सुन्नत भी है, जब जी। अगर मैं सही हूँ तो बिल्कुल। एक सुन्नत भी है। जी जी बिल्कुल, सुन्नत भी है ये। जी। इस तरह अदरक का इस्तेमाल, घर पे कोई कावा बनाए बंदा, कोई डिश पकाए अपने लिए, तो उसमें अदरक का इस्तेमाल करे। वेजिटेबल का इस्तेमाल भी इस तरीके से करे कि हम उसको बहुत ज़्यादा ना पकाए, ताकि उसकी वो सारी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म ना हो जाए उससे, इस तरीके से। डॉक्टर साहब, इसमें हमने नोट किया है कि आजकल के बच्चे या यूथ में अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि वो कहते हैं कि सब्ज़ी, मतलब सब्ज़ी और दाल के नाम से वो एक उकताहट का इजहार करते हैं और उस चीज़ को नहीं लेते। तो अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि हमारी जो एक जनरेशन जो चल रही है इस वक्त, जो यूथ हमारे जो आ रहे हैं, उनमें ज़्यादातर हफ्ते के 7 दिन जो है वो गोश्त खाने का जो एक रुझान है वो बहुत बढ़ गया है, और 7 दिन उन्हें गोश्त खाना है। वो सब्ज़ी और दाल और इन चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हैं। इन चीज़ों को लेना कितना ज़रूरी है? रिक्वायरमेंट है नुमान साहब हर एक चीज़ की। हमारी जो जनरेशन है वो तो आपकी अच्छा, यानी 7 दिन गोश्त लेना भी सही नहीं है, 7 दिन दाल खाना भी सही नहीं है। दाल खाना भी सही नहीं है। कोई भी चीज़, मतलब किसी भी चीज़ को एक्सेस में या बहुत कम नहीं लेना चाहिए। हर एक चीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट्स है। गोश्त भी भले बंदा खाए, सब्ज़ी भी खाए, लेकिन हम लोग अगर लोगों को आगे जाकर ये बातें बताएंगे ना, तभी लोग इन चीज़ों से बचेंगे, क्योंकि उनमें ये अवेयरनेस आ जाएंगी। अब अगर किसी बंदे को हम कहें कि हम आपको अस्पताल से, आपको पैसे खर्च करने से, दवाइयों से, इन चीज़ों से, आपको एक ग़िज़ा से हम लोग बचा सकते हैं, एक बैलेंस तरीके से आप उसको खाएँ, उसको एंजॉय भी करें आप भले ही, और अपनी मौजूदा भी आपकी सिचुएशन अच्छी ठीक रहेगी, और नेक्स्ट आपको फ्यूचर में भी ये सारी चीज़ें प्रिवेंट हो सकते हैं। अच्छा, जो लोग नॉर्मल जो नॉर्मल इंसान हैं वो तो चलें उस एक जो फूड चार्ट है, एक उसको देख के कुछ चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, कुछ अपना रूटीन बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लाहक है, मिसाल के तौर पर कोई जो है वो उसका वज़न बहुत एवरेज से ज़्यादा बढ़ चुका है, या वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ऐसी सूरत हाल में उसको फौरी तौर पे न्यूट्रिशनिस्ट से रुजू करना चाहिए। जी बिल्कुल। डू यू रिकमेंड दैट? बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं न्यूट्रिशनिस्ट से रुजू करने की बात करता हूँ तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि चूँकि इस बारे में हमें एक नॉलेज ही नहीं है, हमारे तरफ कोई थॉट जाती ही नहीं है, लिहाजा हम न्यूट्रिशनिस्ट को विजिट नहीं करते। और अगर मैं देखूँ तो नॉर्मली न्यूट्रिशनिस्ट के कोई क्लिनिक्स हमें कहीं ऐसे नज़र नहीं आते। क्या ये सही है, गलत है? नहीं, ऐसा तो नहीं है नुमान साहब। अच्छा। इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है माशाल्लाह से, बहुत खुशी की बात है। पंजाब और ये KPK में, यहाँ कराची में भी लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, और इंसान को तभी पता चल जाता है जब वो इस किस्म की सिचुएशन को फेस करता है। अब जो लोग ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखते हैं, वो जब ओवरवेट हो जाते हैं तो उनके साथ ये 3-4 जो मसले हैं बिल्कुल इन टच में रहते हैं उनके। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लड प्रेशर का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का मसला, बहुत सारे ऐसे, यूरिक एसिड का मसला हो गया। ये सारी चीज़ें डाइट से और इनकी वेट से लिंक चीज़ें हैं। मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बाकायदा एक ट्रेंड चल चुका है कि न्यूट्रिशनिस्ट को विज़िट करते हैं लोग, जो कि उनको 15 दिन का, 1 महीने का उनका बाकायदा डाइट प्लान बना के, और वो उनके घरों पर डिलीवर कर दिया जाता है। यानी आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, आप अपनी कंडीशंस को, अपने वाइटल्स वगैरह सब ये चेक होते हैं, और उसके बाद जो है वो आपका एक प्लान बना के बाकायदा, और वो डॉक्टर ही आपके घर पर डिलीवर करवा देता है। अच्छा, इसमें आप जो चीज़ें रिकमेंड करते हैं, क्या वो सिर्फ ग़िज़ाएँ होती हैं, या उसमें दवाएं भी होती हैं, या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो कि कोई कंपनी मैन्युफैक्चर्ड कोई चीज़ें होती हैं? ज़्यादातर तो हम नेचुरल चीज़ों को रिकमेंड करते हैं, और यही सारी चीज़ें। अब आज से तकरीबन 200, 300, 400 साल पहले ना तो डॉक्टर थे, ना कोई और था। लोगों को कोई बीमारी हो जाती तो किसी बुज़ुर्ग या इलाके में कोई हकीम होता था, उसके पास जाता था, उनसे वो कोई चीज़ वो उसको रिकमेंड करता था कि प्लानी जड़ी बूटी आप ले ले, इसको आप खाएं, इसको आप नहीं। मेरा सवाल का जो मकसद था, बिल्कुल आपने सही कहा, मेरे सवाल का मकसद ये था कि जैसे मिसाल के तौर पर ओट मील है, जो कि आमतौर पे अगर कोई किसी को डाइटिंग स्टार्ट करनी है तो नॉर्मली कहा जाता है कि ठीक है आप रोटी पराठे का इस्तेमाल कम करें और ओट मील की तरफ आ जाएं ब्रेकफास्ट में। तो वो मुझे किसी कंपनी का ब्रांड ही लेना होगा, या वो मैं बाज़ार से ओपन कोई जौ का दलिया भी मैं ले सकता हूँ?
बस यही बात होती है, सिंथेटिक चीज़ें जो है उसमें खाम खा कोई ना कोई केमिकल, कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। ले तो सकते हैं, अब कोई बंदा बाहर मुल्क में है या किसी ऐसी जगह पे है जिनको ये सारी चीज़ें अवेल नहीं है, तो वो किसी कंपनी का भी, किसी अच्छे ब्रांड का वो ले सकता है। लेकिन अगर उसको यहाँ पे हमारे यहाँ, तो यहाँ पे हमें बाज़ार से या फिर वो जो कदलिया हमें आसानी से कहीं से भी मिल जाएगा नेचुरल तरीके से। अगर हम बाहर ले अपने लिए ले तो घर पे हम अपने लिए बना सकते हैं उसको। तो दोनों ऑप्शन है, हम ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो जैसे आजकल एक बहुत ज़्यादा जो एक शिकायत सुनने में आ रही है वो ये है कि 25 से 35 साल की उम्र के लोगों को एक बहुत ज़्यादा हमने देखा पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में हमने ये नोट किया है कि 25 से 35 साल के लोगों को ज़िंदगी की पहली दफ़ा हार्ट अटैक हुआ और वो उसमें एक्सपायर हो गए। ये बहुत मुझे न्यूज़ सुनने को मिली। क्या इसमें सदाकत है? बिल्कुल सही। और अगर है तो ऐसी क्या रीज़न है कि अचानक से ये एक इसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है? नुमान साहब बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, मैं 100% इनके साथ एग्री करूंगा। और इसके पीछे मेन जो रीज़न है यही अवेयरनेस लोगों में लेके आनी है कि अपनी ग़िज़ा को, अपनी ज़िंदगी को एक आइडियल, एक लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज करनी है। हमने जिस तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं इसको हमने बिल्कुल ख़त्म करना है। चाहे हमारे सोने की टाइमिंग है, रात को हम लोग सोते नहीं है, दिन भर खाना पीना, ब्रेकफास्ट इतना ज़रूरी चीज़ है। ब्रेकफास्ट का मतलब भी यही है कि ब्रेक करना है हमने फास्ट को, और हम वो नहीं लेते हैं। सुबह के टाइम में हम सोते हैं। देखिए ब्रेकफास्ट की मीनिंग आपने बड़े अच्छे, मतलब कि हमने अपने फास्ट को ब्रेक करना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेकफास्ट। बिल्कुल। तो उसको हम स्किप कर देते हैं। हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, अंदर एक सिस्टम चलता है, उस हार्मोन को हम जब सप्रेस करते हैं, सुबह में उसको रिक्वायरमेंट होती है मैदे को हमारे, जब उसको कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलती है तो ये सप्रेस हो जाता है। कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाता है कि बंदा कहता है कि मैं कुछ खाता भी नहीं हूँ फिर भी मेरा वज़न बढ़ रहा है, क्योंकि उसने अपने वो सिस्टम को मारा होता है। तो हमने एक आइडियल तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। ब्रेकफास्ट लेनी है, लंच लेनी है, डिनर लेनी है, हर न्यूट्रिएंट्स को शामिल करना है। इसके हवाले से कुछ परसेप्शंस हैं। लोग ये कहते हैं कि जी बात आप जो नाश्ता करें वो बादशाहों की तरह करें, और दोपहर का खाना जो है वो आप ले ना लें वो एक अलग बात है, लेकिन रात का खाना जो है वो आप फकीरों की तरह खाएं। ये क्या मिथ है? ये क्या, थोड़ा सा अगर आप इसको एक्सप्लेन करें। असल में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मेडिकल साइंस में जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, सारे ये लोग जितने भी है कुरान को ही फॉलो कर रहे हैं ये सारे लोग, क्योंकि सुन्नत यही था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही करते थे कि वो सुबह के नाश्ते में ज़्यादा खाते थे, ब्रेकफास्ट अच्छे से लेते थे, फिर दोपहर का थोड़ा सा कम खाते थे और रात को उससे कम खाते थे। मेन में बैक में जो रीज़न था वो यही था कि रात के टाइम जो बंदा जब खा पीता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका यही काम होता है कि वो सोने चला जाता है। जब वो सोने चाहता है तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती है, कोई काम काज नहीं करता है, तो इस वजह से वो ओबेसिटी की तरफ चला जाता है। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं इस हवाले से ये भी जानूँ कि नाश्ते का अगर हम बात करते हैं, कराची में जिस तरह की लाइफ हम लोगों ने बना ली है तो उसमें हमारे उठने का टाइम ही 10-11 बजे सुबह पे चला गया है। जो लोग जॉब करते हैं वो तो चले ठीक है, लेकिन उनका तो और ज़्यादा डिस्टर्ब है कि वो बिल्कुल ऑफिस जाने से आधा घंटा पहले उठते हैं और उस वक्त उन्होंने बस खाली एक कप चाय पी ली, या उन्होंने एक जल्दी में कोई एक ब्रेड पीस लिया और वो ऑफिस की तरफ दौड़ जाते हैं। और कुछ लोगों का उसमें से अक्सर ये कहना होता है कि जनाब आप जब सुबह नाश्ता करने के लिए बैठो, सामने नाश्ता रखा होता है लेकिन वो किया नहीं जाता। मैंने जब इसको अपनी लाइफ में स्टडी किया तो मैंने देखा कि उठने के बाद एक थोड़ा सा गैप देने के बाद आपको नाश्ता करना चाहिए, तो आप अच्छे से नाश्ता कर सकते हैं। इसके हवाले से आप मैं चाहूँगा कि ज़रा डिटेल प्रोवाइड करें। दूसरा ये कि जैसे रात का खाना है वो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, अगर हम उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करते हैं तो उनका नाश्ता बहुत जल्दी हुआ करता था और इसी तरह रात का खाना जो है मगरिब के आसपास कहीं हो जाया करता था। लेकिन अब जो है वो रात के खाने शायद 10-11 बजे पर चले गए हैं और हम खाना खाने के विदिन एन आवर हम सोने के लिए लेट जाते हैं। भी एक बहुत बड़ा आई थिंक एक प्रॉब्लम है जो हम अपने लिए क्रिएट किए हैं। तो ये जो खाने के स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं और जो अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि मुझे भूख नहीं लग रही उठने के फ़ौरन बाद, चूँकि वो जल्दी होती है, उन्हें ऑफिस पहुंचना होता है। मैं चाहूँगा इस हवाले से अगर आपको एक जनरल एक प्लान हमें इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आज हमसे शेयर करें। बिल्कुल नुमान साहब, ये गारंटी के साथ ये बात इंशाल्लाह मैं आपको कह रहा हूँ
कि अगर एक आइडियल तरीके से हम लोग करें, ये ना कि सिर्फ आज करें, कल करें, एक हफ्ता करें, इसमें चीज़ें कंट्रोल नहीं आती है, कंट्रोल में नहीं होती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, वो भले ही हम कोई गलत ग़िज़ा भी खाएँ, कोई बुरी ग़िज़ा भी खाएँ, वो भी मतलब हमें एकदम से या एक दिन में वो नुकसान नहीं देती है। ये चीज़ें नुकसान तब देती है जब इसको हम अपना रूटीन बना लेते हैं। तो हमने एक आइडियल ज़िंदगी के लिए इन सारी चीज़ों को, इस चीज़ का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मुझे भूख नहीं लगती है, क्योंकि जब रात को बंदा डिनर करता है उसके बाद सो जाता है, एक आइडियल तरीके से जो नींद रिक्वायरमेंट है कि प्लाने टाइम से प्लाने तकरीबन 7-8 घंटे तक वो रिकमेंडेड है कि इतना करना चाहिए इंसान ने। फिर सुबह बंदा फजर में उठ के नमाज पढ़ता है, नमाज के बाद उसकी वैसे भी मस्जिद तक आने जाने में उसकी वॉक हो जाती है। फिर उसके बाद भी अगर वो 5-10 मिनट अपनी कोई एक्टिविटी करे, वॉक करे या कोई इस किस्म की एक्टिविटी करे, एक्सरसाइज करे, तो मस्ट उसका दिल करेगा बहुत ज़्यादा। मतलब एक इंसान अगर एक पराठा खा रहा है सुबह नाश्ते में, तो अगर ऐसे रूटीन वो रखेगा 3-4 दिन, तो वो मस्त 2 पराठे खाएगा तब भी उसकी भूख नहीं मिटेगी। इस तरह अगर वो नाश्ता इस तरीके से करेगा तो उसकी दिन का शुरुआत होता है। फिर आगे उन्होंने जॉब करनी होती है, स्कूल जाना होता है, कोई भी एक्टिविटी करनी होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सुबह से अगर इंसान को ये सारी चीज़ें मिलती है तो फिर आगे के दिन का जो रूटीन है वो भी सही चलता है। हमारे सारे मामला डिस्टर्ब हुए इसी वजह से। सुबह से हम लोग बिल्कुल नहार मुँह निकलते हैं, फिर ऑफिस में हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी है। मतलब हर एक दुनिया का कोई भी जो मामला मेरे जहन में हर एक बात आ रही है, लेकिन टाइम इतना कम है कि मैं आपको मतलब ये डॉक्टर साहब मैं इस हवाले से जो एक मैंने अपना रूटीन बनाया है और जो मैं जानता हूँ, नाज़रीन सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और थोड़ा सा वक्त की जो हमें थोड़ी सी एक इजाज़त होती है कि कितनी देर में अपना प्रोग्राम वाइंड अप करना है, उस हवाले से मैं आपसे इन डिटेल में नहीं जा सकूंगा। लेकिन चूंकि आप हमसे लिंक्ड हैं और अगर हमारे व्यूअर्स हमसे चाहेंगे तो वो हमसे क्वेश्चंस अपने हमें शेयर कर सकते हैं और हम डॉक्टर साहब से पूछ के और यकीनन आप लोगों को असिस्ट करेंगे। नाज़रीन, सुबह की नमाज, ये फजर की नमाज जो है, ये कोई सज़ा नहीं है इंसान के लिए। मैं आज बहुत इंतहाई एक इस पॉइंट की तरफ आपकी एक चाहूँगा कि आप इस तरफ ध्यान दें कि सुबह जो फजर की नमाज है इसमें उठें, ये इंसान के अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सुबह उठें, उसी वक्त रिस्क बट रहा होता है, अल्लाह की तरफ से रिस्क बटने का टाइम है। जो आज हम परेशान रहते हैं कि अपने पैसे की दौड़ में हम अल्लाह को भूल गए, खुदारा इस चीज़ को ख़त्म करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, फजर की नमाज़ पढ़ें। नाश्ते का टाइम जो है वो आप बहुत आपने कर लिया तो सनराइज़ के बाद आप विद इन हाफ एन आवर आप नाश्ता करें। और जो रात का खाना है वो, जैसा कि डॉक्टर साहब से डिस्कशन में भी हमने कहा कि वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो कम क्वांटिटी में हो लेकिन हो, और उसका जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है मगरिब के 1 घंटे के अंदर अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग डॉक्टर साहब, 8 से 9 बजे की टाइम, बस मैक्सिमम आप 9 बजे। और उसके बाद आप विद इन 2 आवर्स आपने सोना नहीं है, अगले 2 घंटे तक आपने सोना नहीं। ठीक है। आमतौर पे ये होता है कि हम बहुत लेट नाइट खाना खाते हैं, कहीं बाहर गए, हमने खाना खाया, हम वापस आते हैं और उसके बाद हम फौरी तौर पर सो जाते हैं, जो कि एक गलत आदत है और ये हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करती है और इस डिस्टर्बेंस से अगली सुबह हमारा नाश्ते का मूड नहीं बनता या इस तरह की तमाम प्रॉब्लम आती हैं। इस हवाले से डॉक्टर्स को रुजू करना, डॉक्टर्स तक पहुँचना एक मुश्किल काम है फॉर श्योर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं, जिसमें से मैंने एक अपनी ऐप का जिक्र किया, हेल्थ सॉल्यूशंस की ऐप मौजूद है जिसके अंदर न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह हम डॉक्टर शोएब साहब को भी अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से मदऊ करते हैं उस ऐप को ज्वाइन करें और ही विल बी अवेलेबल इन दैट ऐप एज वेल। सो आप उसमें बजाय किसी हॉस्पिटल को विजिट करने के आप इन डॉक्टर्स को अपने घर बैठे इनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और आप जब कंसल्ट कर रहे होंगे तो आपको इंशाल्लाह एक बेहतरीन राय मिलेगी कि आप बजाय इसके कि वो पैसा जो आप बीमार होने के बाद दवाओं पे खर्च करते हैं, वो पैसा आप करेक्ट परफेक्ट डाइट के ऊपर इस्तेमाल करते हुए सेहतमंद रह सकें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस पैंडेमिक को जल्द से जल्द इस दुनिया से ख़त्म फरमाए और हम पर अपना करम फरमाए। काजी नोमान मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।